अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुकूमत वक्त इस वक्त बड़ी तगड़ी पोजीशन में है, बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त बहुत वो लोग कॉन्फिडेंट हैं, बहुत एतमाद है उनके अंदर, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास ना होती तो वो ये जो तरामीम आइन में उन्होंने की हैं वो किसी भी सूरत लाने में कामयाब नहीं हो सकते थे। और हुकूमत ने जो एक रिवायत चलती आ रही है हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको एक मरतबा फिर जिंदा किया है। हालांकि इस मरतबा वो शोर शराबा शोरगुल नहीं था कि किसी को ज़बरदस्ती उठा लिया गया। मतलब चंद एक केसेस ऐसे हुए जो कि रिपोर्ट हुए, या कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई जो कि किसी कोई लेन देन हो रही हो, जो मुख्तलिफ औकात में इन नियर पास्ट सामने आती रही हैं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिके हैं, लोगों ने अपना ज़मीर बेचा है, लोग अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए हैं, आर्टिकल 63 के मुर्तकिब भी हुए हैं। अब वो कौन लोग हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुख्तसर सी लिस्ट जारी की है, कुछ तस्वीर जारी की हैं उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यानी एक्स पर, और उसमें से MNAs हैं 5, उनके नाम जो हैं उन्होंने वो सामने लेकर आए हैं, और 2 सेनेटर्स हैं जिसमें एक खातून सेनेटर भी हैं। मैं उनके नाम पहले आपको बता देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर जरका है, बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना ज़मीर बेचा। सेनेटर फैसल सलीम ज़मीर बेचने वालों में हैं। ज़हीर कुरैशी हैं, उस्मान अली, चौधरी इलियास, मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, जिन्होंने अपना वोट का सौदा किया, जिन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है पार्टी के साथ, आइन के साथ, अपने ओहदे के साथ, अपने लोगों के साथ, उस सब पर पानी फेर दिया और वो लोग बिक गए। अब ये लोग किसी प्रेशर में आकर इन्होंने वोट कास्ट किया, पार्टी के अगेंस्ट गए, या पैसों के एवज बिक गए, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि अमाउंट जो ऑफर की जा रही थी वो बहुत ज़्यादा थी और किसी का ईमान भी उस पर ख़राब हो सकता था। बात ईमान की आई है तो मैं आपको एक ऐसे ईमानदार सिख की बात बताता हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये जनाब गुरदीप सिंह हैं, जिनका नाम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरदीप सिंह को ऑफर की गई एक बहुत बड़ी अमाउंट, और ये अतर काजमी साहब के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं। उनके जराए का कहना है कि गुरदीप सिंह को ऑफर किया गया, पैसों की ऑफर दी गई, एक बहुत बड़ी अमाउंट, और उन्होंने ऑफर करने वालों को एक ऐसा जवाब दिया कि वो, मेरी नज़र में तो उसको शर्मिंदगी से उसको डूब मरना चाहिए था, उसको ज़मीन में दब जाना चाहिए था, क्योंकि उसने जवाब दिया कि मेरा मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता। यानी सिख मजहब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं पैसे के एवज अपना ज़मीर बेचूं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये सेनेटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जवाब में ऑफर करने वाला शख्स क्या जवाब देता है कि इजाज़त तो हमारा भी मजहब नहीं देता, लेकिन वन टाइम कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये अब हालत है कि आपको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या हलाल है, क्या हराम है, उसके बावजूद भी आप एक काम करते हैं जो कि आप बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिसको ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान की सारी अवाम इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो लोग बैठे हैं, मोर देन 60% पार्लियामान के अंदर वो लोग हैं जो कि इलेक्शन जीते ही नहीं है सिरे से, जो कि हारा हुआ इलेक्शन उनको फॉर्म 47 के जरिए जितवा कर पार्लियामान में बिठाया गया है। इसीलिए अगर फेक लोग, झूठे लोग जो मेरिट पर पूरे ही नहीं उतरे, तो आप कैसे उनकी किसी भी हिकमत अमली को एक्सेप्ट कर सकते हैं? उनकी तरफ से कोई भी मंजूर शुदा बिल किस तरह मंजूर हो सकता है, आवाम एक्सेप्ट कर सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। वो लोग बैठकर आइन में तरामीम करते हैं, और वो भी तरामीम इस तरीके से करते हैं कि उसके बावजूद जब उनको अपना रिक्वायर्ड नंबर उनको पता होता है कि हमारे पास हम उसको मीट नहीं करते, तो उसके बाद वो वो क्या कहते हैं, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर देते हैं। लोगों को खरीदने की कोशिश करना, लोगों को हैरेसमेंट करना, लोगों को टॉर्चर करना, मतलब हर तरह का जो कानून है उसको तोड़ा जाता है। मजे की बात आपको बताता हूं, ये लोग अपने लिए ग्राउंड किस तरह सेट कर रहे थे। कुछ माह कबल एक फैसला आया था आर्टिकल 63A के हवाले से। अब आइन का आर्टिकल 63A वो क्या कहता है कि कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला मेंबर नेशनल असेंबली
या सेनेट का जो मेंबर है वो अपनी वफादारी अपनी पार्टी के साथ रखेगा। वो किसी भी मौजू के ऊपर यानी किसी भी इशू के ऊपर अपनी जाती जो उसका डिसीजन है उस पर नहीं जाएगा, बल्कि पार्टी पॉलिसी को फॉलो करेगा। जैसे कि उसमें फिर मेंशन किया गया है कि अगर आइन में कोई तरमीम की जाती है तब उसको पार्टी पॉलिसी फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर बजट का इशू है उसमें उसने पार्टी पॉलिसी इशू फॉलो करनी है। एक और मैटर है, तो इन 3 मैटर्स के अंदर उसने एट एनी कॉस्ट उसने ये नहीं कहना कि मेरा ज़मीर जाग गया, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीर बहुत जल्दी जागना शुरू हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। उसने ये नहीं कहना कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता या मेरे लोग इस बात के खिलाफ हैं इसीलिए मैं इसके साथ नहीं जाता इस पॉइंट के साथ। उसने एट एनी कॉस्ट अपनी पार्टी पॉलिसी फॉलो करनी है, क्योंकि उस पार्टी के टिकट पर उसको वोट मिले हैं और वो पार्लियामान के अंदर बैठा है। अब उसका ताल्लुक अपोजिशन से भी हो सकता है, हुकूमत से भी हो सकता है। हाँ, इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी दूसरा बिल है जिसका आइन में तरामीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका बजट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई इस तरह की कोई नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये 3-4 चीजें हैं। इसके अलावा कोई भी बिल है उसमें उस शख्स को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये जो मेरी पार्टी जिस पॉलिसी को फॉलो कर रही है मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, तो वो उसके अगेंस्ट वोट कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इन केस वो ऐसा करता है, ये मैं आपको आइन के आर्टिकल 63A का मुख्तसरन एक खुलासा बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन केस वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो वो एक तो उसका वोट कैंसिल होगा, नंबर 1 की जो सीट है वो खारिज हो जाएगी, उस पर इलेक्शन दोबारा होगा। ये तो हो गया एक पॉइंट जो आपकी मौजूदा हुकूमत एक ग्राउंड बना रही थी अपने लिए कि हम लोग ये काम कर सकें, क्योंकि हर चीज हर स्टेप एक से दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में जो फैसला आया था 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि 8 जजेस की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने वो फैसला लिखा था, उसको अब पिछले दिनों यानी 2 से 3 दिन पहले भी उसका तफसीली फैसला दोबारा से जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उस बेंच में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। उसकी वजह क्या थी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि अब जो काम हुआ है, जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये कहकर कहा है कि इससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब इनसे जवाब लेगी और इनका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो इसलिए कि अगर उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन वक्त पर हो चुका होता या इस अमेंडमेंट के इंट्रोड्यूस होने से पहले 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद हो चुका होता, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक अपनी पोजीशन थी असेंबली के अंदर जो अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो लोग खिलाफ गए हैं, हुकूमत ने उनका फैसला नहीं माना। अगर वो मान लेते तो ये जो लोग बिके हैं, तो आइन इनको सजा देता है, उसकी इन पर इम्प्लीमेंटेशन होती और ये नाअहल भी होते, इनका वोट भी काउंट ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका वोट भी अब काउंट हो गया, क्योंकि बाकायदा एक एज ए पार्टी पीटीआई की पोजीशन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। बहरहाल हुकूमत, जिस तरह मैंने कहा कि हर एक स्टेप जो हुकूमत लेती है उसका आगे जो है लॉन्ग टर्म में एक उसका ताल्लुक होता है, जो वो करना चाहते हैं उसके लिए ग्राउंड सेट हो रहा होता है, उसकी तैयारी हो रही होती है, उसकी रिहर्सल हो रही होती है। तो एक बात पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहता हूं कि इत्तलात ये हैं कि ये जो अमेंडमेंट आई है ये कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रेलर भी नहीं है, ये एक छोटा सा जो है एक प्रोमो आपको दिखाया गया है और बताया गया है कि हम लोग आइंदा क्या करने वाले हैं। याद रखिएगा कि जो क्लॉजेस ऐसे थे अमेंडमेंट के दौरान जिन पर एतराज़ात उठे, जिनको मौलाना साहब ने भी काला नाग कहा, पीटीआई जिस पर एग्री बिल्कुल नहीं कर रही थी और लोगों को भी इख्तलाफात थे, खास तौर पे आर्टिकल 8 के हवाले से, ये वो खतरनाक क्लॉजेस थी, वो खतरनाक अमेंडमेंट्स थी जो नहीं हो सकी। और इसके लिए क्रेडिट आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब को और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जरूर देना होगा, खास तौर पर मौलाना साहब को, क्योंकि वो एज ए ब्रिज उन्होंने काम किया, उन्होंने ये अमेंडमेंट्स नहीं होने दी और उन्हीं की बात मानी गई है। मगर याद रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स नहीं हुई, जो अमेंडमेंट्स हुकूमत करना चाहती थी, ये इन फ्यूचर कर लेंगे, ये आराम से कर लेंगे। और इन्होंने पहले अपना एक ग्राउंड सेट किया, लोगों का माइंड बनाया कि देखें हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं,
आगे चल के हो सकता है इस बात पर दोबारा मौलाना साहब एग्री ना करें। तो आज जहां से इन्होंने 5 लोगों को खरीदा या 7 लोगों को खरीदा, तो वहां पर इन लोगों के लिए 14-15 लोग खरीदना कोई मसला नहीं है। तो तब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको जरूरत तब पड़ती है जब आप इखलाकी तौर पर भी चीजों को देखते हैं। जब आप पे इखलाकियात नहीं होती, आप कोई भी हरबा इस्तेमाल करके अपना काम करना चाहते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेंडमेंट्स वाले दिन ये बात कही थी कि पीटीआई हमारा साथ देती है तो ठीक है, अदरवाइज हम जबरदस्ती ये अमेंडमेंट्स कर लेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी ये जोर जबरदस्ती करके 7 के बजाय 15 खरीद लेंगे, 15 के बजाय 25 खरीद लेंगे। इनके लिए क्या है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा ऑफर करना होता है वो भी खजाने का होता है। इन्होंने जिन लोगों को उठाना होता है तो उनको भी ये लोग अपनी ताकत के जोर पर उठा लेते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।